गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ बिहेवियर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी लोकल लॉस की एक सीरीज को, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसी एक्ट 2021, जो कि अभी नया आया है। अब इतना नया नहीं कह सकते, जो कि अब 2024 चल रहा है, बट ये एक्ट 2021 का है, जो कि रिप्लेस करता है यूपी अर्बन रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 को। हम इसको यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के नाम से पढ़ेंगे। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे ये शब्द को, तो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट ही हम बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम, जैसा कि हमने बताया कि ये यूपी अर्बन रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 को रिप्लेस करता है। ये बाय द ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जो कि 2021 में पास किया गया था। 9 जनवरी 2021 को गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, वो उसके माध्यम से इस यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट को लाया गया, जो कि इन्फोर्स में आया। अगर हम एक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इट्स डीम्ड टू बी इन्फोर्स्ड ऑन 11 जनवरी 2021। ये इन्फोर्स में आया है 11 जनवरी 2021 को, जबकि ये अडॉप्ट किया गया है 5 अप्रैल 2021 को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में, जो कि रिप्लेस करता है इसके प्रीवियस एक्ट को, जिससे रेंट रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट गवर्न होते थे। वो था यूपी अर्बन रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972। 1972 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है 2021 के एक्ट के द्वारा, जो कि आया है एक ऑर्डिनेंस से, और जो इन्फोर्स में आता है 11 जनवरी 2021 को। आप 11 जनवरी 2021 याद रखेंगे, और जिसको अडॉप्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा 5 अप्रैल 2021 को। बेसिकली जो यूनियन का एक एक्ट आया, जिसको बोलते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट, अभी यूनियन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, यूनियन एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस एक्ट को लाया, जिसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट, जो कि ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता है रिगार्डिंग पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के रिलेशन को बिल्कुल मेंटेन करने की बात करता है। और साथ ही साथ ये बात करता है कि आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जब भी टेनेंसी क्रिएट करेंगे, तो आप सबसे पहले नोटिफाइड करेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। तो इस लॉ को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक बेस मॉडल देता है मॉडल टेनेंसी एक्ट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, जिसके बेसिस पे यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021 पास किया गया। चलिए हम देखते हैं इस एक्ट, ये एक्ट कंसिस्ट करता है कितने चैप्टर्स को। तो टोटल इस एक्ट में चैप्टर 7 दिए गए हैं, टोटल सेक्शन इसमें दिए गए हैं 46, और टोटल शेड्यूल दिए गए 2। अब इन्हीं चैप्टर्स को, इन्हीं शेड्यूल्स को, इन्हीं सेक्शंस को हम एक एक करके चैप्टर वाइज जानेंगे। और उसे जानने से पहले हमारा इसका ऑब्जेक्ट जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके ऑब्जेक्ट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं, इसकी प्रियम्बल पे एक बार नजर डाल लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट है रेंट अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट, जो अभी हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस में देखेंगे कि रेंट अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया जाता है। तो हम अभी आपको बता दें, सेक्शन 30 के अंतर्गत यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है रेंट अथॉरिटी का, जो अभी हम आगे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। जो प्रीमाइसेस होते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लेसेस बोल सकते हैं, कई अदर एकोमोडेशन एक्ट में, अदर रेंट कंट्रोल एक्ट में प्लेसेस बोला गया है, हाउसेस बोला गया है, यहाँ पे वर्ड प्रीमाइसेस यूज किया गया है। तो जो हम रेंटिंग होता है, प्रीमाइसेस रेंट कब किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, रेंट इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, रेंट एग्रीमेंट क्या होगा, प्रीमाइसेस की श्रेणी में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती है, ये सारी चीजें भी गवर्न करता है ये। साथ ही साथ में इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी ये एक्ट काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीडी एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स भी ये एक्ट देखता है। चलिए देखिए, ये है हमारे इस एक्ट का स्ट्रक्चर। इस एक्ट में जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि 7 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर तो जनरली जो सभी एक्ट्स डील करते हैं, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कमेंस एंड एप्लीकेशन से डील करता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये कमेंसमेंट में कब आया, 11 जनवरी 2021 को आया। और इसका नाम क्या है, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। और जो बचे हुए एप्लीकेशन है और एक्सटेंट है, एक्सटेंट कहाँ तक होगा, होल ऑफ द उत्तर प्रदेश में।
और स्पेसिफिकली कुछ सिटीज में होगा, कुछ स्पेशल एरियाज में होगा, डेवलपमेंट एरियाज में होगा, जो इसके सेक्शन 2 में बताए गए हैं, सेक्शन 1 में बताए गए हैं। देखिए, तो हमने अभी पढ़ा कि एप्लीकेबिलिटी वगैरह इसकी जो है वो भी सेक्शन 1 में दी गई है कि किस एरियाज में एप्लीकेबल होगा। तो जनरली हम जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक्ट है, तो होल ऑफ द उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ में कुछ स्पेसिफिक सिटीज में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा बताई गई है, ऐसी सिटीज जो म्युनिसिपल एरिया म्युनिसिपल काउंसिल डिक्लेयर्ड है, ऐसी सिटीज जो डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आती है, ऐसे एरिया जो स्पेशल एरिया है, ऐसे एरिया जो रेगुलेटेड एरियाज है, ऐसे एरिया जो आवास विकास एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसको आवास विकास एरिया बोलते हैं। ऐसे एरिया जो रेगुलेशन एरियाज है, जो रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इन सब एरियाज में भी एप्लीकेबल होगा, जो कि इसके सेक्शन 1 में बताया गया है। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 क्या बात करता है। तो चैप्टर 2 बात करता है टेनेंसी की। तो टेनेंसी किस तरह से क्रिएट होगी, टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, टेनेंसी टेनेंसी का इंफॉर्मेशन आपको रेंट अथॉरिटी को देना है, ये सारे ऑब्लिगेशन एंड बाउंडेशंस आपको इस चैप्टर में 2 में बताए गए हैं, जो कि सेक्शन 4 से सेक्शन 7 तक दिया गया है। चैप्टर 3 बात करता है रेंट की। रेंट हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी प्रीमाइसेस लेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको लेट करने का पर्पस ये होता है कि हम उससे रेंट लेंगे। तो रेंट कितना पेएबल होगा, कितना रेंट का रिवीजन हो सकता है, ये सब बातें जो है ये चैप्टर 3 में दी गई हैं, जो कि सेक्शन 8 से सेक्शन 11 तक दिया गया है। चैप्टर 4 है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बारे में बताता है। चैप्टर 4 सिंपली बात करता है कि लैंडलॉर्ड की क्या ऑब्लिगेशंस होंगे रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस, टेनेंट के क्या ऑब्लिगेशन होंगे रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस, किस तरह से इनके बीच का रिलेशन कंडक्ट गवर्न होगा, उसके बारे में चैप्टर 4 बात करता है। चैप्टर 5 इस एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम एविक्शंस एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन बाय द लैंडलॉर्ड। ये क्या है, तो किन किन ग्राउंड्स पे लैंडलॉर्ड अपने प्रीमाइसेस को खाली करा सकते हैं, अपने प्रीमाइसेस से एविक्ट कर सकते हैं टेनेंट को, और किस किस माध्यम से अपनी पोजीशन की रिकवरी कर सकते हैं जो लैंडलॉर्ड होंगे, वो बताया गया है चैप्टर 5 में, जो कि दिया गया है सेक्शन 21 टू 29 तक। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 6 डील करता है रेंट अथॉरिटीज एंड ट्रिब्यूनल से, सेक्शन 30 टू 36 दिया गया है। सेक्शन 30 में अभी हम आगे डिफिनेशंस जब देखेंगे तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 30 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया है रेंट ऑफिसर को, जिसको एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जिसको रेंट अथॉरिटी भी कहेंगे। साथ ही साथ में रेंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जाएगा, ट्रिब्यूनल माना जाएगा सेक्शन 30 में, जिसकी मीनिंग है। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे चैप्टर 7 के बारे में। तो चैप्टर 7 मिसलेनियस प्रोविजंस करता है कि अगर कोई गुड फेथ में एक्ट हो जाता है, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार होगा यहाँ पे, ये सारे जो बातें होती है ये मिसलेनियस प्रोविजंस में दी गई है, जो कि सेक्शन 37 टू सेक्शन 46 दिया गया है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इस एक्ट में दी गई डेफिनेशंस के बारे में। इस एक्ट में टोटल 10 डेफिनेशंस दी गई है, और इसको पढ़ाने से पहले ये मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपने हाथों में बैरक पकड़ी हुई होगी। बैरक में सारे इंग्रेडिएंट्स देखते जाएंगे आप लोग, और मैं इंग्रेडिएंट्स वाइज इन सारी डेफिनेशंस को एक एक करके आपको बताऊंगा। तो टोटल यहाँ पे कितनी डेफिनेशंस दिख रही है आपको, 10 डेफिनेशंस दी गई है इस एक्ट में। इस एक्ट की सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई है। ये डेफिनेशन देने का बेसिकली पर्पस ये है कि आगे आने वाले प्रोविजंस में जो भी वर्ड्स यूज होंगे उस वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो फोर्स मैज्योर की है। अब ये वर्ड क्या है, ये वर्ड ही हमने कभी नहीं सुना, तो भैया ये वर्ड बस बहुत भारी लग रहा है, इसकी मीनिंग बहुत भारी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जैसे कि वॉर हो गया, फ्लड हो गया, क्लैमिटी हो गई, ऐसी कोई पेंडेमिक की सिचुएशन हो गई, ऐसी कोई साइक्लोन की स्थिति हो गई, अर्थक्वेक की स्थिति हो गई, जो कि जनरली आर्टिफिशियल नहीं होती। जनरली क्या आर्टिफिशियल होती ही नहीं है, ये नेचुरल होती है। और ये नेचुरल पेंडेमिक जो है, नेचुरल सिचुएशन जो है, ये नेचुरल डिजास्टर जो है, जिसके कारण कोई भी टेनेंट जो है वो अपने प्रीमाइसेस में नहीं रह पा रहा है, या फिर अपने प्रीमाइसेस में वो हैबिटेट ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये जो फोर्स मेजोर है ये कहा जाएगा। तो फोर्स मेजोर कब कहा जाएगा, ऐसी सिचुएशन को कहा जाएगा जो कि नेचुरल होती है, जैसे कि क्लैमिटी हो गई, कोई साइक्लोन की स्थिति हो गई, कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना। ये सब जो स्थितियां हैं
ये नेचुरल अर्थक्वेक की स्थिति हो गई और कोई पैंडेमिक की स्थिति हो गई, ये सारी नेचुरल कॉजेस की वजह से होती है। तो इस कारण से अगर कोई भी टेनेंट अपने प्रीमाइसेस में हैबिटेट नहीं कर पा रहा है तो वो फोर्स मेजोर कहा जाता है। ये दोनों इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को आप अपने बैरक में देखें और इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब किसी भी रेंट एक्ट में, किसी भी रेंट कंट्रोल एक्ट में या फिर इसी एक्ट में अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें होती हैं हमको जाननी होगी। सबसे पहला तो लैंडलॉर्ड, दूसरा टेनेंट और तीसरा प्रीमाइसेस, क्योंकि लैंडलॉर्ड प्रीमाइसेस को लेट कर रहा है किसको, टेनेंट को। तो इन तीनों को तो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये शॉर्ट नोट में भी आ सकती है। शॉर्ट नोट में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लैंडलॉर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ आवर यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस एक्ट। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 2B में लैंडलॉर्ड को डिफाइन किया गया है। लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंडलॉर्ड हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। हम लैंडलॉर्ड को लैंड ओनर भी कह सकते हैं, लैंड ओनर के साथ साथ हम इसको लेसर भी कह सकते हैं। जो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है? रेंट रिसीव करता है, और या फिर इंटाइटल होता है रेंट को रिसीव करने के लिए या तो अपने अकाउंट पे, किसके लिए? जो उसने प्रीमाइसेस लेट किया है उस चीज के लिए, वो अपने जो प्रीमाइसेस को जिसने उसने जो लेट किया है उसके लिए वो रेंट को अपने अकाउंट पे ऑन हिज ओन अकाउंट रिसीव करने के लिए किस इंटाइटल होता है। वो रिसीव किससे करेगा? टेनेंट से रिसीव करेगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, लैंडलॉर्ड को लैंड ओनर भी कह सकते हैं, लेसर भी कह सकते हैं, जो कि रेंट रिसीव करता है या फिर इंटाइटल होता है रिसीव करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो जो प्रीमाइसेस है वो लेट हो ही। अगर लेट नहीं भी है, वो उसको लेट करने का उसका इंटेंशन है, या फिर लेट है पर वो रिसीव नहीं कर रहा है पर इंटाइटल है रिसीव करने के लिए, तो भी वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा। तो लैंडलॉर्ड लैंड ओनर हो सकता है, लेसर हो सकता है, जो कि रेंट को रिसीव करने के लिए इंटाइटल हो, रेंट को रिसीव कर रहा हो अपने अकाउंट पे, किस चीज के लिए? जो प्रीमाइसेस उसने लेट किया है टेनेंट को, उस चीज के लिए। अब लैंडलॉर्ड में लैंडलॉर्ड के साथ साथ कुछ लोग और भी आएंगे, जैसे कि लैंडलॉर्ड के जो सक्सेसर्स होंगे, जिनको सक्सेशन में उनकी लैंडलॉर्ड का प्रीमाइसेस मिला होगा, लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी सक्सेशन में गई होगी, वो लोग भी लैंडलॉर्ड में इंक्लूड होंगे। अगर लैंडलॉर्ड किसी अपनी लैंड को ट्रांसफर कर देता है, जिसका वो ओनर है उसको वो ट्रांसफर कर देता है, तो उसका ट्रांसफर ही भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। और साथ ही साथ में अगर कोई भी प्रॉपर्टी असाइन कर दी जाती है, लैंडलॉर्ड की जो प्रॉपर्टी जो लेट है वो अगर असाइन कर दी जाती है, तो उसका असाइनी भी लैंडलॉर्ड में इंक्लूड होता है। आप लोग बेयर एक्ट में देखते रहिए और समझते रहिए, इसको विद इंग्रेडिएंट्स इसको पढ़ते रहिए। साथ ही साथ में अगर लैंडलॉर्ड माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो क्या किया जाएगा? अगर लैंडलॉर्ड माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो रेंट रिसीव करने के लिए तो कैपेबल नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है कि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उनके बिहाफ में, उनकी जगह पे कुछ लोग होते हैं जो जो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? कोई ट्रस्टी हो सकता है किसी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड का, जो कि रिसीव कर सकता है रेंट, वो भी लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में आएगा। कोई गार्जियन हो सकता है जो कि रिसीव कर सकता है रेंट, वो भी लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में आएगा। और कोई भी रिसीवर हो सकता है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है या फिर किसी स्टैट्यूट द्वारा वो अपॉइंट किया गया है, वो भी रिसीव कर सकता है रेंट को। ठीक है, अब ये लोग लैंडलॉर्ड की मीनिंग में काउंट किए जाएंगे, लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीमाइसेस के बारे में। प्रीमाइसेस क्या है भाई? जो लेट किया जा रहा है वो प्रीमाइसेस है ना। अब प्रीमाइसेस किसको बोलेंगे? क्या कोई रोड को प्रीमाइसेस बोल देंगे? प्रीमाइसेस की मीनिंग में क्या कोई गार्डन भी आ सकता है? क्या किसी घर से लगा हुआ कोई पार्ट भी आ सकता है? तो इस डेफिनेशन में प्रीमाइसेस को डिफाइन किया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो प्रीमाइसेस में कोई बिल्डिंग आती है और उसके साथ साथ में कोई पार्ट ऑफ बिल्डिंग भी आ सकती है। तो बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग का कोई पार्ट जो कि लेट किया गया है, या फिर इंटेंशन है लैंडलॉर्ड का उसको लेट करने का, तो वो किस चीज के लिए लेट करना? किसी टेनेंट को ऑन द पर्पस ऑफ टेकिंग रेंट आपको लेट करना है। इसलिए अगर आपने लेट किया है तो फिर वो प्रीमाइसेस कहलाएगा। क्या प्रीमाइसेस? बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब आप लेट किस पर्पस से करोगे? या तो रेसिडेंशियल पर्पस हो सकता है या तो कमर्शियल पर्पस हो सकता है। तो बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अगर कोई लैंडलॉर्ड लेट करता है या फिर इंटेंशन है उसका लेट करने का किसी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो प्रीमाइसेस की मीनिंग में आता है।
पर याद रखिएगा इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो लेट करता है तो वो इस एक्ट से गवर्न नहीं होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस इस एक्ट का क्या है, एक्सेप्शन है। तो हम इसको एक तरह से इंडस्ट्रियल पर्पस क्या हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए प्रीमाइसेस लेट नहीं कर सकते हो। किन्हीं दो पर्पस के लिए कर सकते हो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए और कॉमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हो, पर जो इंडस्ट्रियल पर्पस होता है वो इसका क्या है, एक्सेप्शन कहलाएगा। आप इसको अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए प्रीमाइसेस लेट किया गया है वो इस एक्ट से गवर्न होगा, तो बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया गया लेट किया गया प्रीमाइसेस इसके अंदर गवर्न नहीं होता है। और साथ ही साथ में आप देखते हैं क्या क्या और चीजें भी प्रीमाइसेस के अंदर आ जाएंगी। तो गार्डन आते हैं, पार्किंग लॉट आता है, कोई वैकेंट लैंड है, वैकेंट ग्राउंड है जो कि जुड़ा हुआ है उस बिल्डिंग से या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग से, तो भी वो आ जाएगा। और साथ ही साथ में कोई फिटिंग है किसी बिल्डिंग में या फिर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में जिसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हम उठा रहे हैं, वो भी प्रीमाइसेस के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। इस जो हमने बोला ना कि एनी फिटिंग फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें होटल होटल लॉज, धर्मशाला, ये सब इंक्लूड नहीं होते। तो आई होप आप इसके डेफिनेशन समझ चुके होंगे। प्रीमाइसेस में क्या आता है, बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो लेट किया गया है या फिर लैंडलॉर्ड जिसका इंटेंशन रखता है लेट करने के लिए किसी रेसिडेंशियल पर्पस से या फिर कमर्शियल पर्पस से, उसमें इंक्लूड क्या क्या हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा, गैरेज हो जाएगा, पार्किंग लॉट, वैकेंट लैंड या फिर ग्राउंड्स वगैरह जो बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग के पार्ट है या फिर बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग से लगे हुए हैं, या फिर कोई फिटिंग हो गई, कोई जो कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है, किसी किस किस कहां पे है, वो बिल्डिंग में है या फिर किसी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में है, बट उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा ये होटल, लॉज और धर्मशाला। चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन सेक्शन जो 2 क्लॉज डी में दी गई है। 2 क्लॉज डी में प्रॉपर्टी मैनेजर्स के बारे में बताया गया है। अब प्रॉपर्टी मैनेजर्स क्या है, मैनेजर कोई ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के सीईओ वगैरह मैनेजर की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली एक एजेंट है। एजेंट किसका है, लैंडलॉर्ड का एजेंट है, जो कि प्रीमाइसेस की डीलिंग्स जो है वो किसी थर्ड पर्सन से यानी कि टेनेंट से डील करता है, उनसे कोई रेंट रिसीव करता है या फिर उसको कोई डायरेक्शन देना या फिर प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस रिगार्डिंग जो काम करता है, एक तरह का एजेंट होता है जो लैंडलॉर्ड का, वो प्रॉपर्टी मैनेजर कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई लीगल एंटिटी हो सकती है, तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर कहलाता है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज डी में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ई में रेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया। भाई रेंट अथॉरिटी क्यों बताई गई है, रेंट अथॉरिटी इसलिए बताई गई है कि रेंट कौन फिक्स करेगा, रेंट रिलेटेड डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, जो इनिशियल बॉडी है जहां पे जो रेंट रिगार्डिंग डिस्प्यूट है वो मोशन में कैसे आएंगे, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन मोशन में कैसे आएगा, इस रेंट अथॉरिटी के माध्यम से आएगा। तो रेंट अथॉरिटी एक ऑफिसर है जो कि अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट में, जो कि सेक्शन 30 में अपॉइंट होता है। लिख लीजिए, याद रखिएगा, सेक्शन 30 में अपॉइंट होता है ये रेंट अथॉरिटी, जो कोई एक ऑफिसर होता है। अभी हम आगे सेक्शन 30 जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रेंट ऑफिसर यानी कि रेंट अथॉरिटी कौन कौन हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल की। मान लीजिए आपका जो डिस्प्यूट है वो रेंट अथॉरिटी सॉल्व नहीं कर पाई, आपको रेमेडी नहीं दे पाई रेंट अथॉरिटी, तो इसकी अपील का प्रोविजन दिया गया है रेंट ट्रिब्यूनल में, जो कि सेक्शन 32 में स्टैब्लिश्ड है। सेक्शन 32 में स्टैब्लिश्ड है। अब रेंट पेएबल, अब भाई रेंट हम दे रहे हैं, प्रीमाइसेस लेट कर रहे हैं, तो उसका कोई रेंट भी दे रहे होंगे। रेंट देंगे कितना, रेंट डिसाइड कौन करता है, तो रेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। किस मैनर में डिसाइड करेगी, किस प्रोसीजर में डिसाइड करेगी, क्या प्रोसेस रहेगा रेंट को डिसाइड करने का, तो वो रेंट पेएबल में बताया गया है, जो सेक्शन 8 में डिसाइड होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के लिए। आपसे पूरी की पूरी सेक्शन 8 पूछी जा सकती है। तो जब भी आपसे सेक्शन 8 पूछी जाएगी तो सबसे पहले आप 2G को कोट करेंगे कि रेंट पेएबल डिफाइन कहाँ है, रेंट पेएबल दिया कहाँ गया है, तो सेक्शन 2 क्लॉज जी में। अब ये एक नई चीज है, नई कह लें या कॉमन कह लें, हर एक्ट में कॉमन रहती है, चाहे कोई भी एकोमोडेशन एक्ट हो, चाहे कोई भी रेंट कंट्रोल एक्ट हो। सब टेनेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोग जनरली भी देखते होंगे कि किसी ने कोई
मकान किराए पे लिया, लैंडलॉर्ड ने किसी को कोई मकान लेट किया, कोई एकोमोडेशन लेट किया, अब उस एकोमोडेशन में वो रह रहा है, साथ ही साथ में किसी और को किसी और को लेट कर दिया उस एकोमोडेशन में और उससे भी वो रेंट ले रहा है, ये भी होता है। तो इसको क्या कहते हैं? सब टेनेंट। सब टेनेंट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, सब टेनेंट कोई बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो किसी टेनेंट को ऑलरेडी लेटेड है, जो ऑलरेडी वहां पे प्रीमाइसेस में वो रह रहा है, उस प्रीमाइसेस को या किसी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस को किसी और को सबलेट कर देना, सब टेनेंसी क्रिएट कर देना, किससे? बाय सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट से, या फिर कोई जो प्रीमाइसेस है उसका जो राइट है वो असाइन कर देना, या फिर राइट ट्रांसफर कर देना जब तक के लिए रेंट टेनेंट है तब तक के लिए, तो ये सब टेनेंट कहलाता है। ठीक है, अब अभी हम लोग आगे जब टेनेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सब टेनेंट भी टेनेंट में इंक्लूड होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सब टेनेंट होता वो अलग ही है, पर अगर टेनेंट की डेफिनेशन लेंगे, हम टेनेंट की डेफिनेशन में देखेंगे तो सब टेनेंट उसमें इंक्लूड रहेगा। पर अभी तो सब टेनेंट के बारे में समझते हैं। सब टेनेंट कौन होता है? टेनेंट अपना प्रीमाइसेस या पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस किसी को सबलेट कर देता है बाय सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, या फिर असाइन कर देता है या फिर ट्रांसफर कर देता है अपने प्रीमाइसेस को, तो वो सब टेनेंट कहलाता है। ठीक है, ये दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज H में। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है भैया? ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 यूनियन का आया था, जिसके बेसिस पे ये एक्ट इनैक्ट किया गया, ये ऑर्डिनेंस लाया गया, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया। उसका पर्पज ही यही था कि आपको एक टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट करना है। हम लोग जानते हैं कि अभी तक जो हमारे यहाँ टेनेंसी क्रिएट्स हुई उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट नहीं होती तो कोई सूचना नहीं दी जाती अथॉरिटीज को, जिससे डिस्प्यूट रिड्रेसल जो होता है, डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन जो होता है, वो सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाता। तो टेनेंसी एग्रीमेंट की बात करता है। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होगा? आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट जो किसी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच होता है, रिटन होता है और साइन होता है, तो ये टेनेंसी एग्रीमेंट कहलाता है। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है? रिटर्न में जो होने वाला कोई एग्रीमेंट किसके बीच में? बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। और ये हम देखेंगे सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में इसके बारे में प्रॉपरली बताया गया। जब हम भी सेक्शन 4 पढ़ेंगे, जब आगे वाले लेक्चर्स में हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है। अब लास्ट क्लॉज जो दिया गया है सेक्शन 2 में वो 2J का है और वो टेनेंट बताता है। टेनेंट क्या है भाई? तो टेनेंट लेसी भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं भाड़ेदार भी कहा जाता है। किसी भी नाम से हम उसको जान सकते हैं, जहां पे वहां के कस्टम्स के हिसाब से जो भी उसका नाम हो। तो टेनेंट कौन होता है? कोई लेसी भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जो कि रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड, या फिर जिसके अकाउंट में रेंट पे हो रहा है लैंडलॉर्ड को, या फिर जिसके बिहाफ में रेंट पे हो रहा है लैंडलॉर्ड को, वो क्या कहलाएंगे? टेनेंट कहलाएंगे। क्या रेंट पे नहीं होगा तो वो टेनेंट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। रेंट पे होना जरूरी है। रेंट पे किसके? उसके बिहाफ में कोई और कर सकता है, उसके अकाउंट में कोई और कर सकता है, भले ही वो खुद ना करे तो भी वो टेनेंट कहलाएगा, पर रेंट पे होना जरूरी है। अगर आपको लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन क्रिएट करना है तो रेंट का पे होना जरूरी है। हम उसके रेंट के क्वांटम की बात नहीं कर रहे हैं कि आप कितने क्वांटम में पे करो, 500 पे करो, 1000 पे करो, वो जरूरत हम नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। रेंट का पे होना जरूरी है। ठीक है, एडुकेट रेंट पे होना जरूरी नहीं है, रेंट का पे होना जरूरी है। अगर आपको लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन क्रिएट करना है तो सबसे पहले टेनेंट वो होगा जो रेंट पे करता है। बाय होम रेंट इज पेएबल, बाय हुज अकाउंट रेंट इज पेएबल, बाय होम बिहाफ इज रेंट इज पेएबल इज कॉल्ड टेनेंट। अब टेनेंट में कौन कौन इंक्लूड होगा? टेनेंट में इंक्लूड होगा सब टेनेंट। अभी हमने देखा था ना H में सब टेनेंट, तो टेनेंट में सब टेनेंट भी इंक्लूड होता है। साथ ही साथ में ऐसा कोई पर्सन भी इंक्लूड होता है जो टेनेंसी के खत्म हो जाने के बाद में भी, टेनेंसी एग्रीमेंट के एक्सपायर हो जाने के बाद भी इसमें प्रीमाइसेस में बना रहता है, वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा, वो भी टेनेंट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। बट कौन पर्सन इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान से देख लीजिए। टेनेंट के डेफिनेशन में कौन पर्सन इंक्लूड नहीं होगा? जिसकी टेनेंसी बाय कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ डिक्री
ऑर्डर और डिक्री रिमूव कर दी गई है, टर्मिनेट कर दी गई है, वो टेनेंट इंक्लूड नहीं होता है टेनेंट की डेफिनेशन में। टेनेंट के डेफिनेशन का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ऐसा टेनेंट जो कि बाय ऑर्डर और बाय द डिक्री ऑफ द अथॉरिटी, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे कोर्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, उसकी जो टेनेंसी है वो टर्मिनेट कर दी गई है, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा टेनेंट में। अब हम लोगों ने सारी डेफिनेशन एक एक करके देख ली है। 2A में फोर्स मैज्योर देखा है, कोई नेचुरल डिसेस्टर। 2B में लैंडलॉर्ड को हमने समझा। 2C में प्रीमाइसेस जो कि लेट किया जाएगा, क्या क्या इंक्लूड होता है प्रीमाइसेस में, क्या क्या उसके एक्सेप्शंस हैं प्रीमाइसेस के। साथ ही साथ में हमने प्रॉपर्टी मैनेजर जो कि लैंडलॉर्ड का एजेंट होता है, उसको भी देख लिया। रेंट अथॉरिटी को समझ लिया कि रेंट अथॉरिटी अभी पूरी तरह समझा नहीं, बेसिकली सेक्शन ही रिफर कर रहा है। तो रेंट अथॉरिटी दिया कहाँ गया है, सेक्शन 30 में दिया गया है। रेंट ट्रिब्यूनल कहाँ दिया गया है, सेक्शन 32 में दिया गया है। रेंट कितना पेएबल होगा ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 8 में दिया गया है। एच में हमने सब टेनेंट को देखा कि सब टेनेंट क्या होता है, सब टेनेंसी क्रिएट कैसे होती है, प्रॉपर्ली हम आगे पढ़ेंगे, पर सब टेनेंट डिफाइन कहाँ किया गया, तो एच में हमने देखा। टेनेंसी एग्रीमेंट जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होता है, उसको हमने देख लिया, और साथ ही साथ में टेनेंट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 3 में, जो चैप्टर 1 का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 3, उसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 3 में क्या क्या चीजें दी गई है। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन को, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3, जो कि बात करता है कि ये जो एक्ट है वो किन प्रीमाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे कौन से प्रीमाइसेस हैं जिस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलिए, प्रीमाइसेस जो कि ओन करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के द्वारा, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के द्वारा, उन ओन प्रीमाइसेस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, बाय यूनिवर्सिटी अगर कोई ओन किए जा रहे हैं, बाय ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ओन किए जा रहे हैं प्रीमाइसेस, बाय कंपनी अगर कोई ओन किए जा रहे हैं प्रीमाइसेस, जो कि उनके एम्प्लॉय को लेट किए गए, वो भी इंक्लूड प्रीमाइसेस में नहीं होंगे। कोई ऐसे रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोई प्रीमाइसेस ओन किए जा रहे हैं, वो भी प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट, वक्फ बोर्ड के द्वारा अगर कोई, जो कि वक्फ बोर्ड जो कि वक्फ एक्ट 1955 के अंतर्गत स्टैब्लिश किया जाता है, उसके द्वारा अगर कोई प्रीमाइसेस ओन किए जा रहे हैं, वो भी इन प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं होंगे। या फिर कोई पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा जो कि किसी भी एप्लीकेबल लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा अगर कोई प्रीमाइसेस ओन किया जा रहा है, तो उस पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लास्ट जो चीज बताई गई, कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स, कोई भी कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स जो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने जिसके बारे में कोई नोटिफिकेशन निकाल दी है, उस पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कोई बिल्डिंग्स को और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स को जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होंगी, वो भी प्रीमाइसेस की कैटेगरी से एक्सक्लूड हो जाएंगी, उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। याद रखिए, सेक्शन 3 का एक क्लॉज 2 दिया गया है, वो क्लॉज 2 डील करता है कि इन प्रीमाइसेस में जो लैंडलॉर्ड टेनेंट हैं, भले ही इस क्लॉज के इस सेक्शन की क्लॉज 1 में ये बोल दिया गया है कि ये प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं होंगे, पर क्लॉज 2 ये पावर देता है इन लैंडलॉर्ड और टेनेंट को कि वो आपस में एग्रीमेंट कर ले, क्या कि ये जो लैंडलॉर्ड है, ये टेनेंट है, जो इनका जो रिलेशन है, ये इस एक्ट से भी गवर्न हो जाएगा। भले ही इस क्लॉज 1 में इन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है, पर इनके लैंडलॉर्ड और टेनेंट चाहे तो आपस में एग्रीमेंट करके आफ्टर द इंफॉर्मेशन टू रेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 4, ये चाहे तो अपना रिलेशन, अपना एक्ट इस एक्ट से गवर्न करा सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे जो भी आगे आने वाले सेक्शंस है, उसमें आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, अगर मेरे से कोई गलती हो, आप मेरे को कमेंट में बताइए।